सबसे पहले थोड़ा सा जास्पर्स के बारे में ये पता कर लेते हैं कि जास्पर्स है किस टाइम का। हाइडेगर, सार्त्र इन सबसे पुराना है ना। 1921 में ये फिलॉसफी का प्रोफेसर बन गया था हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी में। और ये फिलॉसफी में सीधे नहीं आया, ये था साइकाइट्री का बंदा। इसने मेडिसिन में अपना शुरुआत की थी। उससे पहले इसने लॉ भी किया था। लॉ को बीच में छोड़ के मेडिसिन में चला गया। फिर उसके बाद में फिलॉसफी में इसको इंटरेस्ट हुआ, फिर फिलॉसफी में प्रोफेसर बना। पहले ये साइकाइट्री में था। तो मेडिसिन का बंदा है। अस्तित्ववाद की अगर दृष्टि से देखा तो ये शुरुआती हो गया, क्योंकि सार्त्र और हाइडेगर से पहले है। और हमें इसके बारे में बाद में पता चला। सार्त्र और हाइडेगर तो बड़े पॉपुलर है, लेकिन ये इतना पॉपुलर नहीं है। किरकेगार्ड इससे पहले आते हैं ना सर? किरकेगार्ड दिन से पहले है। हाँ, तो पहले तो किरकेगार्ड पहले है। और एक चीज और इंटरेस्टिंग है कार्ल जास्पर्स की, जैसे दो तरह से अस्तित्ववाद को बांटते हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। आस्तिक में किरकेगार्ड मेन है और नास्तिक में सार्त्र हैं और हाइडेगर है। लेकिन ये दोनों के बीच में है एक तरह से। ये नास्तिक नहीं है पूरी तरह से, लेकिन आस्तिक भी उस तरह से नहीं है जैसे डॉगमेटिक सेंस में होता है कि आस्तिकता का मतलब पूरा ईश्वर और धर्म, उस तरह से नहीं है। लेकिन ये फेथ को मानता है। फेथ को मानता है, एग्जैक्टली सर। तो ये फेथ, लेकिन ये रिलीजियस फेथ और फिलोसॉफिकल फेथ में अंतर करता है कि दोनों में अंतर है। एक तो डॉगमेटिक फेथ है कि भाई हमने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, बस मान लिया चीज़ों को। एक है कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसके बाद में हमारी माइंड की, हमारे लॉजिक की, हमारे रीज़न की एक लिमिटेशन है, उसको जान के फिर एक फेथ डेवलप होता है अननोन के प्रति कि हाँ देयर इज समथिंग अननोन जो मैं जान नहीं पा रहा हूँ। पूरे प्रयास के बाद में सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया, तब जो वो फेथ आता है, दैट इज एग्जिस्टेंशियल फेथ या फिलोसफिकल फेथ, जिसको ये बात करता है। ठीक है। तो बीइंग की, इसने जो बीइंग का कॉन्सेप्ट दिया उसमें दासाइन का कॉन्सेप्ट है, दूसरा है कॉन्शियसनेस एज सच, और तीसरा है जिसको ये बोलता है एग्जिस्टेंस है ना। तो दासाइन हमने हाइडेगर में पढ़ा हुआ है कि दासाइन का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे दासाइन अलग तरह से है, लेकिन इसका दासाइन है वो अलग तरह से काम कर रहा है। इसका दासाइन है मतलब जो मंडेन लाइफ है, जो हम जिस लाइफ में अभी जी रहे हैं, दुख भरी ऐसा नहीं है, जो जिंदगी हम बेसिकली ऐसी जिंदगी जिसमें हम अनअवेयर हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जो रोज़मर्रा का जीवन है, जिसको हम बोलते हैं रोज़मर्रा का जीवन हिंदी की भाषा में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मंडेन लाइफ। डेली लाइफ जो हम जी रहे हैं उसमें हम एक तरह से रूटीन में हैं, डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं, लेकिन हमें कुछ पता नहीं हम कर क्यों रहे हैं कुछ भी। ये वाली स्थिति जो है, ये पहली स्थिति है बीइंग की, इसको इसने दासाइन बोला है। ठीक है। ये स्थिति नेचुरल स्थिति है, शुरुआती स्थिति है, जिसमें ह्यूमन अपने आप को पाता है। अनअवेयर स्टेट है। ठीक है। रोजमर्रा का जीवन है, जो काम कर रहे हैं वो बस करे जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कुछ नहीं पता। जैसे हम में से ज़्यादातर लोग उसी स्थिति में हैं अभी। लेकिन इस स्थिति के बाद एक दूसरी स्थिति आती है जहाँ पर कुछ लोग अपने तर्क को डेवलप करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पे बात करते हैं, फिलोसफिकल थिंकिंग की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं, डीप एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं, है ना। इसको इसने बोला कॉन्शियसनेस एज सच। ये दूसरा पार्ट है। थर्ड पार्ट है जो जिसको एग्जिस्टेंस बोल रहा है ये, उसका अर्थ ये है कि बेसिकली इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब वो एक बीइंग, ये आपकी बीइंग या आपकी बीइंग या मेरी बीइंग की बात नहीं है, वो बीइंग अपने आप में क्या है उसकी बात है। वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है बीइंग का, जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व है, लेकिन वो ऑथेंटिक डीपर बीइंग है जिसमें हम जा सकते हैं अगर हम चाहें तो, और वो तर्क से, रीज़न से भी समझ में नहीं आएगा। वो समथिंग बियॉन्ड रीज़न है, प्योर एग्जिस्टेंस है, प्योर बीइंग है। एक्चुअल में हम वहाँ पर जब कैसे जाते हैं उसके बारे में इसकी पूरी बातचीत है कि उस तक हम कैसे पहुँचते हैं। यहाँ पे इसका दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको ये बोलता है अल्टीमेट सिचुएशंस। अल्टीमेट सिचुएशंस का मतलब है हमारी लाइफ में कब ऐसा समय आता है जब हम सोचते हैं कि यार ये क्या हुआ, है ना, हम ये सब क्या कर रहे थे अभी तक, कब आता है ऐसा? या तो कोई दुख हो जाता है ट्रेमेंडस, या कोई झटका लगता है, या कोई ऐसा काम जिसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है, कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, या वैसे 3-4 टाइम होते हैं, है ना। बेसिकली इसने बोला है इसको अल्टीमेट सिचुएशन मतलब डेथ, सफरिंग, दुख आएगा,
मृत्यु आएगी, या गिल्ट आएगी आपको बहुत ज़्यादा। अगर आपने ऐसा कोई काम किया जो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, गिल्ट आ जाएगी। ये इसके अलावा एक दो और सिचुएशन इसने दी हैं। इन सिचुएशन, ये अल्टीमेट सिचुएशंस हैं, मतलब इन सिचुएशन से हम सब भागते हैं। अगर हम भागेंगे तो हम अपने रियल बीइंग को नहीं समझ पाएंगे। अगर हम इनको फेस करेंगे, इनसे जूझेंगे, तब हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। बेसिकली जो हमारी मंडेन लाइफ है, जिसको ये डिज़ाइन बोल रहा है, उससे एग्जिस्टेंस की स्थिति में जाने के लिए ये जो अल्टीमेट सिचुएशंस है, ये हमें मदद करती हैं। इसलिए हमें गिल्ट हुआ, सब दुख हुए, या डेथ आसपास होती है, या हमारी खुद की डेथ का जो एक नोशन है, ये अगर हम फेस करेंगे सही तरीके से इनको, तो फिर हम ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। और वो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे को, जो हम अपने आप को माने हुए हैं, उससे ट्रांसेंड करेगा, उससे पार लेके जाएगा, उसको एक्सपेंड कर देगा, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, जो कि अनएक्सप्लेनेबल है। अनएक्सप्लेनेबल इसलिए क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स में नहीं आएगा, वो शब्दों में नहीं आएगा, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अटेन कर सकते हैं बेसिकली जो थर्ड स्टेट है। हाँ, उसको आप महसूस कर सकते हो, उसमें आप हो सकते हो, लेकिन आप उसको थ्योरिसाइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो वर्ड्स में आता नहीं है उस तरह से। तो ये इसका मेन 3 काइंड ऑफ बीइंग का नोशन है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक तो इसने बोला कि अल्टीमेट सिचुएशंस के थ्रू आप उसको समझ सकते हो, जो ऐसी सिचुएशन बनेगी जब आप बेसिकली डेथ, सफरिंग, इन सबको फेस करोगे, फेस एग्जिस्टेंशियली करोगे, मतलब उनसे भागोगे नहीं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, उनको स्वीकार करोगे। दूसरा ये कि आप ऑथेंटिक कम्युनिकेशन करोगे दूसरों के साथ में। जैसे हम सब मिलते हैं आपस में ना, एक तो हम ऐसी बातें करते हैं जो ना हम अंदर से मानते हैं, ना सामने वाला अंदर से मानता है ना। एक वो होता है जो हम रियल में लाइफ में जो फेस कर रहे हैं, जो दुख हैं, जो समस्याएं हैं, जो अच्छाई हैं, उनको जेन्युइनली शेयर करना विद अदर्स। जब हम वो करते हैं तो ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पर हम एक दूसरे को डीपर जानते हैं, और डीप में जाके हम एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म भी करते हैं, बदलते भी हैं। हम एक दूसरे को तभी बदल सकते हैं जब हम ऑथेंटिक कम्युनिकेशन करेंगे। अल्टीमेट सिचुएशंस, उसके अलावा ऑथेंटिक कम्युनिकेशन, क्योंकि अल्टीमेट सिचुएशन से ही ऑथेंटिक कम्युनिकेशन आता है। जो हमारी लाइफ के दुख हैं, जैसे ये आजकल आप देखने को मिल रहा है कि जैसे पहले गांव के जो लोग होते थे, खास करके हमारे दादा वाली पीढ़ी, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो शेयर करते थे एक दूसरे के साथ में अपने दुख, और वो बहुत सारी चीज़ों को शेयरिंग होती थी गाँव में। अब जो शहरीकरण हुआ है और शहर के जो रिश्ते हैं, उसमें शेयरिंग नहीं हो रही है, उसमें कोई अपनी रियल सिचुएशन नहीं बता रहा है, बल्कि अपनी बढ़ा चढ़ा के बता रहा है कि मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं इतनी ऐसे कर रहा हूँ, मेरे पास ये चीज़ें हैं, मैं तो इतना अमीर हूँ, और एक्चुअल में अंदर से लोन है, ये है, उससे परेशान भी है। तो इससे एक तरह का क्या फेक रिलेशंस बन रहे हैं, और उसमें एक तरह से इनऑथेंटिक हम बन रहे हैं, और डिससेटिस्फेक्शन बहुत बढ़ रहा है। यहाँ पर जास्पर्स इसकी उल्टी बात आपको सजेस्ट कर रहा है। अब अगर आप रियल जो फील कर रहे हो उसको आप शेयर नहीं करोगे दूसरों के साथ, तब तक आप रियल एग्जिस्टेंस में होगे नहीं। ना आप सामने वाले को समझोगे, ना आप अपने आप को समझोगे। पर सर कम्युनिकेशन तो कई बियॉन्ड सफरिंग भी हो सकती है। जैसे कई प्रकार की कम्युनिकेशन होती है। एक तो हमारे दुख है, हमारी जो वास्तविक सिचुएशंस हैं, और उसके बीच में हम कम्युनिकेट करते हैं। जैसे मैं आपको मेरी समस्याएं बताता हूँ, मैं असली में क्या फील कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ बताता हूँ। पर एक टाइप की कम्युनिकेशन और भी होती है। जैसे एक आदमी को बेसिक नीड होती है कि बताए जाने की, कि मेरे पास क्या, मैंने क्या क्या अचीव किया है, ये मेरी नीड्स हैं। कम्युनिकेशन तो वो भी है सर। एंड नहीं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बात ये है कि क्या वो रियल से आ रहा है या फेक है। अच्छा, इसमें भी वो कैटेगरीज में बांटता ये है नहीं कि है तुम्हारी कि हाँ, वो ये नहीं है कि दुख ही हमेशा शेयर करना है। हाँ, आप जो एक्चुअल में फील कर रहे हो लाइफ के बारे में, उसको शेयर करना है, एक्चुअल में जो फीलिंग है, ना कि बनावटी दिखावटी। और कहीं ना कहीं इंटेंशन की तरफ लेके जाता है कि जब भी आप किसी चीज, हाँ, तो सर वो जैसे इंटेंशन होती है हमारी कि मैं इसको मेरा बढ़ा चढ़ा के बताने के लिए कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। तो सर अगर बढ़ा चढ़ा के मैं कम्युनिकेशन नहीं कर रहा हूँ बताने के लिए, तो मेरे को कम्युनिकेशन करने की फिर ऐसी जरूरत है क्या है किसी के साथ? कम्युनिकेशन तो शेयरिंग के लिए जरूरी है ना, जैसा आपने खुद कहा। शेयरिंग तो रियल शेयरिंग होती है ना, जो हम एक्चुअल में फील कर रहे हैं। एक्चुअल में तो इसीलिए तो हम फेक हो जाते हैं। फेक शेयरिंग के लिए हम थोड़े किसी को, बल्कि फेक तो हम जब भी करेंगे ना, तो हम डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते उससे। उससे इनऑथेंटिक बीइंग हमारा बनता रहेगा हमेशा। तुम्हें क्या लग रहा है, जैसे हम जब भी झूठ बोलते हैं तो हम दूसरे को झूठ बोल रहे होते हैं, हम अनकंफर्टेबल क्यों हो जाते हैं झूठ बोलते समय? कभी देखा है? इवन जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लग जाए ना प्रोफेशनली, वो अनकंफर्ट को वो कर देंगे, ट्रेसपास कर देते हैं, लोग इग्नोर कर देते हैं, या पार्ट ऑफ
अपना लाइफ बना देते हैं, लेकिन आप जनरली कभी भी झूठ बोलोगे तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हो। वही आपको लाइट डिटेक्टर वही पकड़ता है, पता है तुम्हें? लाइट डिटेक्टर कैसे पकड़ता है? आपकी हार्ट बीट बढ़ती हैं, आपके एक्सप्रेशन कुछ इस तरह के चेंजेस होते हैं। हाँ, वे उस बढ़ जाते हैं। हाँ, तो झूठ बोलने के लिए हमें इनऑथेंटिक बनना पड़ता है। हाँ। तो जब भी हम फेक करते हैं, और ख़ास करके फेक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम रियल सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, किसी की भी, ना अपनी ना दूसरे की। तो ये बोल रहा है कि इस तरह का जो ऑथेंटिक बीइंग से हम दूसरी ओर जाएंगे और इससे हम एक दूसरे से कभी करीब ही नहीं आएंगे, कभी हम डीप रिलेशनशिप नहीं डेवलप कर सकते। और डीप रिलेशनशिप डेवलप नहीं करेंगे तो हम रियल बीइंग को पकड़ ही नहीं सकते। तो ये इस मामले में थोड़ा यूनिक फिलोसफर है कि ये कम्युनिकेशन को फोकस कर रहा है। हाँ, काफ़ी अच्छी बात भी लगी। हाँ, क्योंकि जैसे जनरली हम बात करते हैं कि मेडिटेशन करो या ये करो वो करो, लेकिन ये कह रहा है कि आप अच्छा कम्युनिकेशन करो, उससे भी आपको अपने बारे में अवेयरनेस बढ़ेगी और आप अपने बारे में डीप से जानोगे, अपने बारे में भी। क्योंकि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे दिमाग में भी थॉट भी क्लियर होते हैं और अपने बारे में क्लैरिटी भी आती है, अगर आपने ध्यान दिया हो। जब भी ईमानदारी से हम कम्युनिकेट करते हैं, और वो एक तरह की थेरेप्यूटिक भी होता है। जब हम किसी से बहुत डीपर बात कर लेते हैं तो हम रिलीफ फील करते हैं। ये बताया भी जाता है कि उतनी ही बातें करो जितनी ज़रूरत हो, कम्युनिकेशन उतनी ही करो जितनी ज़रूरत है। ये कई ऐसी चीज़ें हैं सर कि हम बातें करते रहते हैं, उनकी वास्तविक में ज़रूरत होती नहीं है वास्तविकता में। वो इसलिए ओवर शेयरिंग भी होती है, ओवर शेयरिंग से स्ट्रेस हो जाता है, या एक तरह से अपने आप को बिजी रखने के लिए हम ऐसा करते हैं। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, तो सर इसका एक एग्जिस्टेंस का पार्ट था जो कि जैसे हाइडेगर से अगर इसको कंपेयर करें, हाइडेगर में देखो डिजाइन है ऑथेंटिक बीइंग। वो क्वेश्चनिंग के कह रहा है कि यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग देन यू गो टुवर्ड ऑथेंटिसिटी। और ये ऑथेंटिसिटी के नज़रिए से बात कर रहा है कि अगर आप किसको देखते हो, लिमिट्स को देखते हो, और उन लिमिट्स को देख के जब आप रियलिटी को जानते हो कि यू आर लिमिटेड बीइंग एंड देन यू एक्सेप्ट इट। हाँ, ये चीज़ इसमें थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये सात्र से अलग कर देती है इसको, कि ये बात कर रहा है लिमिटेशन की, ह्यूमन बीइंग की अपनी लिमिटेशन होती है। हालांकि सात्र भी इसकी बात करता है, जिसको वो बोलता है कि उसको उसके लिए शब्द यूज़ करता है ना, वो फैक्टिसिटी। सात्र फैक्टिसिटी ये शब्द यूज़ कर रहा है, थ्रोन इन द वर्ल्ड। ये वही शब्द यूज़ कर रहा है जो बाद के दार्शनिक यूज़ करते हैं। हाइडेगर ने भी तो बोला था कि ये, हाँ, लगभग सबने एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर ने ये यूज़ किया है वर्ड थ्रोन इन द वर्ल्ड। तो ये भी यूज़ कर रहा है उस वर्ड को, और ये कह रहा है कि भाई हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारे कुछ लिमिटेशन है, हम हर चीज़ नहीं कर सकते। इवन हमारे थॉट की भी लिमिटेशन है, जो ये हाईलाइट कर रहा है। इसलिए ये बात कर रहा है कि हमें ट्रांसेंड करना पड़ेगा लॉजिक को। इवन ये इसकी भी बात कर रहा है, ये पहली बार, हाइडेगर ने बाद में बात करी है, लेकिन ये शुरुआत में मुझे लग रहा है पहला फिलोसफर है जो इस तरह की बात कर रहा है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की डाइकोटोमी को ख़त्म करना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक साथ जब होते हैं, उस चीज़ को ही इसने एनकम्पासिंग शब्द दिया है, जिसमें सारी चीज़ें एक तरह से जुड़ी हुई हैं। वहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं है, एक साथ जुड़ा हुआ है। तो उसको इसने एनकम्पासिंग बोला है। और ट्रांसेंडेंस की बात ये कही है, जो आपका लिमिटेड बीइंग है, जब आप उसको एक्सपीरियंस कर लेते हो और उससे पार चले जाते हो। पार जाने का तरीका है, उसको आप एक तरह से ट्रांसेंड कर जाते हो। जो आपका थॉट का लेवल है, थिंकिंग का लेवल है, जो आप लिमिटेड बीइंग की तरह सोचते हो, उसको आप पार कर जाते हो। लेकिन वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो ये इसका एनकम्पासिंग और ट्रांसेंडेंस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एनकम्पासिंग समझ में आया? एनकम्पासिंग सर कम्युनिकेशन से रिलेट करके मैं देख रहा था इसको, एनकम्पासिंग को भी। कम्युनिकेशन नहीं, ये ज़्यादा ब्रॉड टर्म है। एनकम्पासिंग का मतलब है जो जितनी भी टाइप की बीइंग है, जैसे हमने 3 टाइप ऑफ बीइंग की बात करी, वो सारी बीइंग एक साथ जुड़ी हुई हैं, वो कोई अलग अलग नहीं है। इवन 3 तरह से और डिवाइड करता है ये, जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव बीइंग, ऑब्जेक्टिव बीइंग। जैसे हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं ना, जैसे ये वस्तुएं हैं, मैथमेटिक्स है, टेबल कुर्सी, ये सारी चीज़ ऑब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट बीइंग हम सारे लोग, जो हम फील करते हैं अपने आप को, जैसे हम हैं। हम बाकी दूसरों लोगों से रिलेशनशिप बनाते हैं, उसमें भी हम 2 तरह से बना सकते हैं। दूसरे को हम ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं और दूसरे को हम सब्जेक्ट की तरह भी देख सकते हैं कि ये भी हमारी तरह फील कर रहा है। तो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये सारी तरह की बीइंग, ये सारी बीइंग एनकम्पासिंग में एक तरह से जुड़ी हुई हैं। ये अलग अलग नहीं है, बटा हुआ नहीं है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ जुड़ी हुई है। उस जुड़े हुए को इसने होराइजन शब्द यूज़ किया है। जैसे कोने में लास्ट में देखते हैं ना, जब हमें लगता है धरती और आकाश मिल रहा है, क्षितिज बोलते हैं हिंदी में, उसको होराइजन बोल रहा है। ये बोला है एनकम्पासिंग मतलब है होराइजन, जिसमें सब कुछ मिला हुआ है, वो चीज़ है एनकम्पासिंग।
और उसको अटेन करना है, ट्रांसेंड उसको करना है। आप उसको ट्रांसेंड करके आप उस स्थिति में मतलब पहुंच सकते हो जो बियॉन्ड है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के। हाँ। लेकिन आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो एक्सप्लेनेशन के उसमें नहीं आती डोमेन में। वो एक तरह से यहीं पे उसका एग्जिस्टेंशियल फेथ है कि अननोन के डोमेन में है वो सारी चीज़ें। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ को ढंग से जीते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम जान नहीं सकते, लेकिन वो हैं। तो ये मिस्टिकल नहीं है, यहाँ पे ये बात कर रहा है इसी दुनिया का पार्ट है वो सब। जो अननोन भी है वो भी इसी दुनिया का पार्ट है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि वो दूसरे लोग की बात कर रहा है। लेकिन इसी दुनिया में हमारी अपनी लिमिटेशन को समझते हुए हम ट्रांसेंड कर जाते हैं और उस एरिया में टच कर पाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसने सर 3 स्टेट की बात करी, बीइंग की, और ऑथेंटिसिटी की इसने बात करी। जब हम अवेयर होते हैं, अवेयरनेस से ये लेके चला था और ट्रांसीडेंट तक ये लेके गया है। कॉन्शियसनेस को इसने बताया है बीच में, और फिर इसने बोला है ट्रांसीडेंट करो। तो एक है आता है सर इसका, जैसे फेथ की बात की हमने, तो फेथ टुवर्ड्स सम एंटिटी है और फेथ ऑन द बीइंग और थिंग्स है एज दे आर। वैसे ये गॉड शब्द यूज करता है, लेकिन यहाँ पे गॉड कोई एक पर्टिकुलर गॉड की बात नहीं कर रहा है। ये बात कर रहा है गॉड ना वो ऐसा है कि मिस्टिकल है, ना वो किसी धर्म का गॉड है। वो बात कर रहा है गॉड मीन्स अननोन। ठीक है, ठीक है। तो हम सारे प्रयास करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हम जान नहीं पाते हैं। उससे वो फेथ या एक तरह का ये निकलता है कि देयर इज समथिंग, है ना, और वो बियॉन्ड आवर थिंकिंग है, हमारी रीजन और उसमें नहीं आ रहा है। लेकिन वी कैन फील इट, वी कैन एक्सपीरियंस इट थ्रू आवर ऑथेंटिक बीइंग। और इनका सर ऑब्जेक्टिव क्या है, जो ये ऑथेंटिक बीइंग होना है या हमारा बीइंग को जान पाना ही है, ट्रांसीडेंट करना है, इनका ऑब्जेक्टिव एथिकल स्टेट पाना है या मतलब एथिकल तरीके से जीना है, या ऑथेंटिसिटी के कुछ और मायने हैं सर इसके? ऑथेंटिसिटी यहाँ पे यही है कि जब आप अपनी लाइफ को जी रहे हो तो मतलब इसका कंसर्न जो था बेसिकली इसने लिखना शुरू किया था फिलोसफी में, जब ये गया साइकोलॉजी छोड़ के या अपनी मेडिसिन छोड़कर, उसका मेन कंसर्न ये था कि जिस तरह की अभी लाइफ बनती जा रही है मॉडर्न दुनिया, उसमें मनुष्य अपनी मनुष्यता को खोता चला जा रहा है। तो उसको हम कैसे पकड़े रहें, अपनी मनुष्यता को हम कैसे बनाए रखें, और उसके लिए इसका ये मानना था कि वो चीज़ साइंस नहीं पकड़ पाती जो मनुष्यता वाली चीज़ें हैं। तो उसको पकड़ने के लिए फ़िलॉसफी और रिलीजन, इन चीज़ों की ज़रूरत है अगर हमें सच में मनुष्यता को डेवलप करे, बना के रखना है। क्योंकि जैसे जैसे हम साइंस की ओर ज़्यादा जाएंगे तो हम हर चीज़ को ऑब्जेक्टिफिकेशन की ओर बढ़ जाएंगे, हर चीज़ को क्वांटिफाई करेंगे और उसमें हम अपनी मनुष्यता को खो देंगे और मशीनीकृत बन जाएंगे, जो कि हम बनते भी जा रहे हैं। साइंस की लिमिटेशन के बारे में इसका मेन कंसर्न यहीं पे यही था कि ह्यूमैनिटी को समझना, ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस का क्या मीनिंग है, कैसे जीना चाहिए, जिसको सच में हम मनुष्य बोलेंगे। ठीक है, ऐसा ना हो कि इस जो हम एनवायरनमेंट बना है मॉडर्न टाइम का, मशीन और साइंस जो इतना मैकेनिकल आ गया है कि उसमें ह्यूमैनिटी ही गायब हो जाए। तो ह्यूमन होने का मतलब क्या है, उसको ये पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको एक तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, और ये भी बता रहा है कि उसकी लिमिटेशन है, साइंस उस एरिया में उस तरह से नहीं घुस पाती है, इसलिए आपको फिलॉसफी और रिलीजन की जरूरत है। ठीक है। और सर ये किसके इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है या पूरी सोसाइटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है? जैसे नीचे से अगर हम जैसे इसका मानना है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठा दिया है, इसने हिस्ट्री पे भी एक बुक लिखी है, और इसका ये मानना है कि हिस्ट्री को हम ऐसे समझते हैं कि बड़ी लंबी चौड़ी जब बदलाव आएंगे तब हिस्ट्री बदलती है, लेकिन ये कह रहा है जो आपके जीवन के छोटे छोटे स्टेप्स जो लेते हो आप अपने लाइफ में, डिसीजंस लेते हो, छोटा सा डिसीजन, जैसे कि ये डिसीजन आप ले रहे हो कि मैं बुक ऑनलाइन मंगाऊंगा या ऑफलाइन लूंगा, ये आपका डिसीजन हिस्ट्री को बना रहा है। इसीलिए इंडिविजुअल छोटे छोटे डिसीजन हम अनअवेयर होके ले रहे होते हैं, लेकिन वही बड़े बड़े डिसीजन बनते हैं, हिस्ट्री में वही चेंज लाते हैं बड़े बड़े। तो जब भी आप छोटी छोटी चॉइसेस ले रहे हो, यू आर मेकिंग हिस्ट्री। तो यहाँ पर एक तो इसके 2-3 अर्थ निकाल सकते हैं। एक तो ये कि आप छोटी छोटी चीज़ों को महत्व दो, आप ये मत सोचो बड़े डिसीजन बड़े महत्वपूर्ण हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों के प्रति आप अवेयर हो कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, किसके इन्फ्लुएंस में कर रहे हो आप, है ना। तो ये इस मामले में इंटरेस्टिंग नई बात कर रहा है, हिस्ट्री से भी इसको कनेक्ट कर रहा है, जो आपकी लाइफ है। तो हिस्ट्री में जो चेंजेस हैं, इसलिए अब यहाँ पर पूरा का पूरा कल्चर भी आ रहा है, और आप एज ए इंडिविजुअल उसमें क्या पार्टिसिपेट कर रहे हो वो भी आ रहा है। तो इंडिविजुअल अलग नहीं है,
इस पूरे जो चेंजेस आ रहे हैं पूरी की पूरी कम्युनिटी में, पूरी पूरी सोसाइटी में, हाँ, वो तो ये हमारे दोनों ही के लिए changes हैं। बेनिफिशियल है, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल को वो देख रहा है ही कनेक्टेड है, हाँ तो वो अलग नहीं देख रहा है उसको ना। ठीक, जैसे वो एनकम्पास वाली बात। एनकम्पास भी, और वैसे भी जैसे आपके डिसीजन ही तो आपकी हिस्ट्री को क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके ऊपर समाज का इन्फ्लुएंस है, उससे आप डिसीजन ले रहे हो। लेकिन अगर आप अवेयर हो, आप उनको एनकाउंटर कर रहे हो कॉन्शियसली, तब तो आप अपनी चॉइसेस ले सकते हो। अदरवाइज आप उनके थ्रू डिसीजन लेते चले जाओगे जो फोर्सेस काम कर रही हैं सोसाइटी में। आप एज एन इंडिविजुअल, आपकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, आपकी कोई एजेंसी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप अवेयर हो, अपने एग्जिस्टेंस को लेके ऑथेंटिक हो, तब आप कोई डिसीजन लोगे जो एजेंसी से आएगा, जहाँ पर आपकी अपनी फ्रीडम होगी। तो ये फ्रीडम को लेके भी इसका अभी अगला क्वेश्चन ये इंटरेस्टिंग पूछने वाला था मैं कि फ्रीडम के बारे में कैसे क्या बातें करता है। जैसे सात्र बोलता है कि मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, तो ये फ्रीडम के बारे में क्या बातें करता है और किस तरह की इसकी फ्रीडम है? हाँ, ये फ्रीडम में इसको देखो, ये लिमिटेशन को मान रहा है, ह्यूमन लिमिटेशन को ये स्वीकार कर रहा है। लेकिन ये भी बात कर रहा है कि फ्रीडम है, हमारे पास एजेंसी है। इस समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तन में हमारे छोटे छोटे जो डिसीजन है, वो डिसीजन योगदान देते हैं। तो हम उनको कितना अवेयर होके कैसे कर रहे हैं, उससे हमारी फ्रीडम निकलती है। जैसे मान लो, ये इस चीज़ को भी बात करता है, सात्र से अलग इस मामले में भी हो जाता है। सात्र बोलता है फ्रीडम इज फ्रीडम ऑफ चॉइस, लेकिन ये कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस फ्रीडम नहीं है। मतलब हम दो चीज़ों में से एक चीज़ चुनते हैं, उस चुनने की जो फीलिंग आती है कि ना आई एम फ्री, मैं ये और ये चुन सकता हूँ, जो उसके चुनाव के पीछे की जो बीइंग है उसको जो फील करता है, ये फ्रीडम वो है। ये फ्रीडम को ये भी बोलता है कि फ्रीडम हमें ये स्कोप भी देती है या ये होप देती है कि इस मंडेन लाइफ से हम पार हो सकते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, इमेंस पॉसिबिलिटी इन इंडिविजुअल बीइंग, जिसको वो अचीव कर सकता है। ये फ्रीडम उसका इंडिकेटर है, उसकी होप है। जब हम छोटी सी चीज़ में चॉइस को लगाते हैं, तो वो हमारी अपनी पूरी बीइंग के बारे में बताता है कि वी कैन ट्रांसेंड दिस मंडेन लाइफ। तो फ्रीडम को ये सेंस मिले। तो जो फ्रीडम की फीलिंग है वही मतलब अपनी फ्रीडम को दिखाता है, उसके लिए कुछ अलग एक्शन करने की जरूरत नहीं है। एजेंसी है, नहीं वो एक्शन से ही आएगी, एक्शन से ही आएगी। चॉइस आप करोगे, तो इसलिए बोला है कि वो ट्रांसेंडेंस की पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपको एक्शन तो करना ही होगा, आप एक्ट करोगे। उसलिए नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अवेयरनेस तक है, वो एक्ट भी करोगे आप। उस अवेयरनेस से जब एक्ट करोगे, तब फिर वो फ्रीडम बनेगी आपकी। अदरवाइज आप इंस्टीट्यूशन से दब के रह जाओगे। जैसे अगर हम स्कोलास्टिक थिंकर को जो फेवर कर रहे हैं, अगर उनसे बात करें, हम जोड़ के इसको देखें, जैसे लाइबनिज जिस तरह की बात कर रहे थे, स्पिनोजा जिस तरह की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई एक प्री एस्टेब्लिश हार्मनी भी है, जो लाइबनिज बात करते हैं, प्री एस्टेब्लिश हार्मनी है, और उसके बावजूद भी आप फ्री हैं, कि पहले से सब कुछ फिक्स है। नहीं, ये उस तरह की बात, कोई भी एग्जिस्टेंशियलिस्ट उस तरह की फ्रीडम की बात नहीं करता है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट का ये मानना है कि हम अपने आप को बना सकते हैं, है ना, हमारे अंदर पोटेंशियल है, हम अपने आप को अपनी चॉइसेस के थ्रू बनाते हैं। अपने जीवन में जो हम एक्ट करते हैं, जो जीवन में जी रहे हैं, हम उसके आधार पर ही अपने आप को बनाते हैं। हम पहले से बने हुए नहीं हैं, है ना। ये चीज एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी की कोर चीज है। जो भी बन रहा है बेसिकली वो नया बन रहा है, और हम नया नहीं, मतलब हम क्रिएट करेंगे। हमारे अंदर एक एजेंसी है, उस एजेंसी के थ्रू हम अपने आप को क्रिएट करेंगे। हम पहले से तय नहीं है कि हम ये बनेंगे। ठीक है सर। तो इसकी हमने ऑथेंटिसिटी पढ़ी है, इसके हमने आज फ्रीडम का नोशन पढ़ा है, इसके हमने कम्युनिकेशन का पढ़ा है, और 3 स्टेट ऑफ बीइंग पढ़ी है। ठीक है। इसके अलावा सर ये कोई अभी साइंस की लिमिटेशन पढ़ी है? हाँ, वो सारी चीज जुड़ी हुई है। हाँ, हिस्ट्री को लेके इसके थॉट क्या है। तो सही था सर ये। ठीक है, आज की बातचीत यहीं तक रखते हैं। हाँ, ये देखते हैं सर, फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू सर। तुमने सवाल नहीं पूछे? ना सर, सवाल हमने पढ़ा नहीं।